वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 22 जून और 22 जून को 21 और 22 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। हर साल 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर है वर्ष 2047 तक। ठीक है। सितंबर 2026 में फ्रांस में इतिहास के पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इस मंदिर की वास्तुकला को प्रामाणिक बनाने के लिए इसके पत्थर और शिल्प कौशल यानी डिजाइन को मुख्य रूप से कहां से ले आया गया है? तो इसका आंसर है भारत से। हाल ही में चर्चा में रही पंजाब की ऐतिहासिक कादियान व्याप रेलवे लाइन परियोजना, इसके तहत कितने किलोमीटर लंबा ब्रॉड गेज रेल कॉरिडोर यानी गलियारा स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है 39.68 किलोमीटर। ठीक है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में सुरक्षित और सुव्यवस्थित फुटपाथों पर चलने की स्वतंत्रता को संविधान के किन दो मुख्य अनुच्छेदों के तहत एक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स घोषित किया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 19 क्लास 1 क्लास डी और अनुच्छेद 21। ठीक है। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक तौर पर 10वां सदस्य और इसमें शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बना है? तो इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। हाल ही में किस देश के वित्तीय मंत्रालय ने अपने नागरिकों और निवासियों के लिए घरेलू बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहला सरिया अनुरूप यानी सावरेन रिटेल टी सुकूक कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। जून 2026 में किस भारतीय न्यायविद को जर्मनी के हैम्बर्ग में मुख्यालय वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में 9 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है बिमल एन पटेल जी को। ठीक है। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा एक विशेष आइकन के रूप में नामित किया गया जोनाथन दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जानवर है, वह किस प्रजाति का कछुआ है और कहां रहता है? तो इसका आंसर है सेशल्स विशाल कछुआ है और सेंट हेलेना जो कि ब्रिटिश क्षेत्र में आता है वहां पर ये रहता है। ठीक है। हाल ही में नई दिल्ली में शुरू हुआ भारत बिल्डकॉन 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है निर्माण और भवन निर्माण सामग्री से। ठीक है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। हर साल विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 20 जून को। ठीक है। 20 जून को हर साल विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा हर साल 20 जून को यह दिवस दुनिया भर के उन लाखों शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्हें युद्ध, उत्पीड़न या हिंसा के कारण अपना देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। पहला वैश्विक विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2001 को मनाया गया था। ठीक है। वर्ष 2026 का विषय यानी थीम क्या है? तो जब तक सभी सुरक्षित न हो जाएं, अंटिल एवरीवन इज सेफ रखा गया है। ठीक है। यह संदेश इस बात पर जोर देता है कि सुरक्षा एक सार्वभौमिक अधिकार है जिसमें कानूनी संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर शामिल हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर है कोलकाता में। ठीक है। इसका आयोजन कोलकाता में किया गया है। आयुष राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव की घोषणा के अनुसार 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय आयोजन पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में आयोजित किया गया। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति के साथ मेल खाता है जो साल का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है। वर्ष 2026 की थीम
स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योगा फॉर हेल्दी एजीज तय किया गया है। यह विषय वृद्ध होती वैश्विक जनसंख्या के बीच योग के माध्यम से बुजुर्गों में शारीरिक फिटनेस, मानसिक शांति और गतिशीलता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है। योग दिवस का विचार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तावित किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव पारित कर 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था। तब से ये हर साल मनाया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त रूप से घोषित कार्यक्रम का मुख्य विषय क्या था? तो इसका आंसर है विकास धारा ओडिशा सारा, यानी विकास की धारा ओडिशा सारा। ठीक है, ये इसका थीम था। 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के मयूरभंज जिले में रायरंगपुर में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस भव्य कार्यक्रम का आधिकारिक विषय विकास धारा ओडिशा सारा रखा गया था। ठीक है, यह कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन और ओडिशा में सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस दौरान मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव को सौर ऊर्जा गांव घोषित किया गया, जहां हर घर तक सौर ऊर्जा पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो मयूरभंज के पहाड़पुर को जो है सौर ऊर्जा गांव घोषित किया गया है। प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना क्या है? तो ऊर्जा जो है 600 मेगावाट की अपर इंद्रावती पंप स्टोरेज परियोजना और आईबी थर्मल पावर स्टेशन का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, और उद्योग में झारसुगुड़ा के लखनपुर में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत कोल गैसीफिलेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड की कोयला गैसीकरण परियोजना चलाई जाएगी। ठीक है, रेलवे 732 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले जाखपुरा, जाजपुर और हिंदोल रोड मोरामंडली रेलवे मल्टी ट्रैकिंग खंड राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 तक यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों के तहत भारत में अपने भौतिक परिसर यानी फिजिकल कैंपस स्थापित करने के लिए कितने विदेशी विश्वविद्यालयों को स्वीकृति पत्र प्राप्त हो चुका है? तो इसका आंसर है 5 विश्वविद्यालयों को। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट यूजीसी एक्ट 1956 में हुई थी। ठीक है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में पहले से ही डीकिन, वोलोगोंग और क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के परिसर पहले से ही मौजूद हैं। ठीक है, भारत में विदेशी परिसरों की स्थापना का यह कदम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त यूजीसी ने यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद इटली, इन देशों के 10 अन्य संस्थानों को आशय पत्र भी जारी किए हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां से 10 यूनिवर्सिटीज और जल्द ही भारत में आने वाली हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 8 नवंबर 2023 को जारी विनियमों के तहत अब तक 5 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस संचालित करने की मंजूरी मिल चुकी है। इनमें से 4 विश्वविद्यालय जो हैं यूनाइटेड किंगडम से हैं और एक ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी के अनुसार भारत में इन विदेशी डिग्रियों की लागत विदेश जाकर पढ़ने की तुलना में लगभग 60% कम होगी। ठीक है, स्वीकृत विश्वविद्यालय और उनके स्थान और पाठ्यक्रम। ठीक है, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय जो कि यूनाइटेड किंगडम का है, इसने गुरुग्राम परिसर में सत्र 2025-26 से अपना शैक्षणिक कार्य शुरू भी कर दिया है। ठीक है, और ब्रिस्टल विश्वविद्यालय जो कि यूनाइटेड किंगडम से है, यह मुंबई में परिसर स्थापित कर रहा है जहां कला, वित्त, डेटा विज्ञान, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन और उद्यमिता और नवाचार के पाठ्यक्रम मिलेंगे। ठीक है,
यॉर्क विश्वविद्यालय जो कि यूनाइटेड किंगडम से है, यह भी मुंबई में परिसर बना रहा है, जहां वित्त, एआई के साथ कंप्यूटर विज्ञान, साइबर सुरक्षा, व्यवसाय, अर्थशास्त्र और रचनात्मक उद्योग से जुड़े पाठ्यक्रम होंगे। ठीक है। लिवरपूल विश्वविद्यालय, ये भी यूनाइटेड किंगडम से है, तो इसे भी भारत में परिसर स्थापित करने की स्वीकृति मिल चुकी है। यानी ये 4 विश्वविद्यालय जो हैं ये यूनाइटेड किंगडम से हैं, और ये जो है न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय ये ऑस्ट्रेलिया से है। यह बेंगलुरु के मान्यता बिजनेस पार्क में अपना कैंपस स्थापित कर रहा है। ठीक है, जिसका संचालन अगस्त 2026 से शुरू होगा। यहां व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत में आयोजित होने वाली ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों यानी ब्रिक्स एनएसएस की बैठक का मुख्य विषय यानी थीम क्या है? तो इसका थीम है आज दुनिया के सामने मौजूद गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां। ठीक है, इसका थीम है आज दुनिया के सामने मौजूद गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां। ठीक है, चलिए जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। मूल रूप से ब्रिक्स का गठन जो है ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना यानी ब्रिक के रूप में हुआ था। वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के कारण जो है ये ब्रिक्स हो गया। ठीक है, और वर्तमान में ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य हैं? तो ब्रिक्स में कुल 11 सदस्य मौजूद हैं। ठीक है, भारत 22-23 जून 2026 को ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल करेंगे, जो वर्ष 2014 से इस पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, बैठक की मुख्य कार्यसूची। इस बैठक का मुख्य फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों की बदलती प्रकृति और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीक यानी न्यू टेक्नोलॉजीज की भूमिका पर चर्चा करना है। इसमें आतंकवाद विरोधी यानी काउंटर टेररिज्म गतिविधियों, साइबर सुरक्षा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े संयुक्त कार्य समूहों के निष्कर्षों की समीक्षा की जाएगी। ठीक है, यह बैठक सितंबर 2026 में भारत में होने वाले मुख्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यानी ब्रिक्स समिट के लिए एक मजबूत तैयारी मंच यानी प्रिपरेटरी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में फिलिस्तीन दूतावास ने भारत से किस मानवीय पहल के माध्यम से गाजा के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता भेजने का अनुरोध किया है? तो इसका आंसर है आरोग्य मैत्री के तहत। ठीक है, आरोग्य मैत्री क्या है? तो ये भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों का सामना कर रहे विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा सेवा प्रदान करना। 20 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित फिलिस्तीन दूतावास ने गाजा में गहराते स्वास्थ्य संकट को देखते हुए भारत सरकार से आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति की अपील की है। दूतावास ने भारत से जीवन रक्षक सामग्रियां भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई मानवीय पहल आरोग्य मैत्री का उपयोग करने का विशेष अनुरोध किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार गाजा के 36 में से केवल 19 अस्पताल ही आंशिक रूप से काम कर रहे हैं। दवाओं की भारी किल्लत के कारण 2026 की शुरुआत से अब तक 11,000 से अधिक सर्जरी टालनी पड़ी है। ठीक है, और लगभग 4,000 कैंसर रोगियों का जीवन गंभीर खतरे में है। वहां आवश्यक डायलिसिस आपूर्ति, इंसुलिन और जनरेटर के लिए ईंधन की भारी कमी है। ठीक है, वहां पे इसका मतलब है क्राइसिस आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में किस भारतीय अधिकारी को फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स यानी FATF का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है विवेक अग्रवाल जी को। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना जो है 1989 में G7 देशों की पहल पर की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुख्यालय में स्थित है। ठीक है, यह संस्था वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए पैदा होने वाले अन्य खतरों से निपटने के लिए नियम व मानक तय करती है। पेरिस में आयोजित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक में भारतीय आईएएस अधिकारी विवेक अग्रवाल को संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय अधिकारी को इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में इतने उच्च नेतृत्व पद के लिए चुना गया है। इसका कार्यकाल जुलाई 2026 से जून 2027 यानी 1 वर्ष तक रहेगा। ठीक है, विवेक अग्रवाल मध्य प्रदेश कैडर के 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी हैं। वे वर्तमान में भारत के केंद्रीय संस्कृति सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वे इससे पहले FATF में भारत के प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख यानी हेड ऑफ डेलीगेशन, वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और भारत की वित्तीय खुफिया इकाई यानी FIUIND के निदेशक जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ठीक है, ये है इनका एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1978 में शुरुआत के बाद से भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है जैनेंद्र के जैन जी। ठीक है, भारतीय मूल के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी जैनेंद्र के जैन को जेरूसलम में इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग द्वारा भौतिकी का प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। वे इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। इस पुरस्कार को अक्सर नोबेल पुरस्कार का अग्रदूत यानी प्रिक्योर्सर माना जाता है, क्योंकि इसके कई विजेताओं को आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, प्रोफेसर जैन को यह सम्मान संघनित पदार्थ भौतिकी यानी कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में उनके द्वारा की गई मिश्रित फर्मियन यानी कंपोजिट फर्मियंस की अभूतपूर्व खोज के लिए दिया गया है। उन्होंने वर्ष 1989 में जब वे येल विश्वविद्यालय में थे इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसने आंशिक क्वांटम हॉल प्रभाव यानी फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट की गुत्थी को सुलझाया और यह साबित किया कि तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म क्वांटम भंवरों के साथ मिलकर नए कण यानी मिश्रित फर्मियन बनाते हैं। इस सिद्धांत ने क्वांटम कंप्यूटिंग यानी क्यूबिट्स और उन्नत अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर अनुसंधान का रास्ता खोला है। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें जो है ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो एटालिन जलविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ठीक है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट की स्थापना किस संगठन द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्था को चुनावी प्रशिक्षण और प्रबंधन में 15 वर्ष की सेवा पूरी करने पर बधाई दी। इसकी स्थापना 2011 में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनावी प्रशिक्षण, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में की गई थी। यह चुनाव आयोग के सीधे पर्यवेक्षण में कार्य करता है और द्वारका में स्थित है। ठीक है, इसके प्रमुख उद्देश्य चुनाव प्रबंधन में व्यावसायिक दक्षता को बढ़ावा देना, चुनावी निष्पक्षता को मजबूत करना और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का विकास करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।